हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका क्लास 12th का विस्तार बुक से चैप्टर नंबर 2 जो है द टाइगर किंग लिखा गया है कल्कि के द्वारा। कल्कि का पूरा नाम है रामास्वामी कृष्णमूर्ति अय्यर। तो आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है कि कल्कि का पूरा नाम क्या था। तो रामास्वामी कृष्णमूर्ति अय्यर था। इस नाम को ध्यान में रखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जिनको भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है, इस प्रैक्टिस बैच में आपको वोकैबुलरी सिखाए जाते हैं, यानी कि वर्ड पावर आपका स्ट्रॉन्ग कराया जाता है। साथ में आपके एमसीक्यू के प्रैक्टिस भी कराए जाते हैं। तो अगर ज्वाइन करना है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना। मैं आपको बताऊंगा कि इसको ज्वाइन करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या इसका प्रोसीजर है। डेली बेसिस पर वहाँ पर आपको टास्क दिया जाएगा और उसी टास्क के बेसिस पर ऑनलाइन टेस्ट लिए जाएंगे। इस तरीके से बहुत फास्ट वे में तुम लर्निंग कर सकते हो। चलिए बात करते हैं। अच्छा, एक बालक का कॉल आया था, झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट से था, मैं भूल गया। गुमला बताया या दुमका, ऐसा कुछ तो बताया। तो उसका कहना था सर कि जितने भी एमसीक्यू आप देते हो कम से कम उसका हिंदी मीनिंग लिख देते तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाती और मैं चीज़ों को आसानी से कैच कर पाता, क्योंकि अंग्रेज़ी समझने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। लेकिन मैं उसकी बात को मान लिया। आगे के सारे चैप्टर से सारे इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में भी टाइप करूँगा, ऑप्शन को भी हिंदी में टाइप करूँगा, ताकि तुम खुद से भी पढ़ के अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है यहाँ तक। लेकिन हाँ, मैं अपना फ़र्ज निभा रहा हूँ। सोचो कि एक सिर्फ सेकंड चैप्टर के टोटल इस चैप्टर में मैं 86 क्वेश्चन को टाइप किया हूँ, उसके ऑप्शन को टाइप किया हूँ, फिर उसका आंसर को बिठाया हूँ। तो 86 क्वेश्चन को टाइप करने में मुझे तो 2 दिन लगे थे, लेकिन 3 दिन एक्स्ट्रा मुझे इसलिए लग गया क्योंकि एक तो बीच में एक दिन तो तबीयत खराब थी और बाकी 2 दिन लगे हिंदी में उसको ट्रांसलेट करने में और फिर सारी चीज़ को टाइप करने में। तो मैं तो अपना फ़र्ज निभा रहा हूँ, लेकिन हर बालक से, हर बालिकाओं से एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम लोग भी कम से कम 10-20 ऐसे फ्रेंड सर्कल में 10-20 लोगों के बीच शेयर करो वीडियो को। ठीक है, ताकि पता चले लोगों को कि अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं इस मार्केट में और अच्छे ढंग से भी पढ़ाते हैं। और मैं किसी चीज़ की कमी तो छोड़ता नहीं हूँ, चाहे वोकैब की बात हो, चाहे चैप्टर के लाइन बाय लाइन समझाने की बात हो, चाहे ऑफलाइन क्लास की बात हो, चाहे ऑनलाइन की बात हो। एमसीक्यू भी करा रहा हूँ, अपना फ़र्ज निभा रहा हूँ। तो तुम अपना फ़र्ज मत भूल जाना। किस चीज़ का? वीडियो को लाइक करने का, शेयर करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनको भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है, आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे, मैं बता दूंगा ज्वाइन करने के क्या प्रोसीजर है। बात करते हैं 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर क्या पूछा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग। तो द टाइगर किंग चैप्टर के लेखक कौन है? तो वो है कल्कि। ध्यान रखोगे, कल्कि हैं। यहाँ पर इनका पूरा नाम भी मैं मेंशन कर दिया हूँ, कई बार इनका पूरा नाम भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो ध्यान रखना, कल्कि का पूरा नाम है रामास्वामी कृष्णमूर्ति अय्यर और इनके नाम को मिला करके और इनकी वाइफ जिनका नाम रहता है कल्याणी, तो कल्याणी से कल आ जाता है, देख रहे हो, और की से है यहाँ पर कृष्णमूर्ति को शॉर्ट फॉर्म में की लिखा है। तो अपनी वाइफ के नाम और अपने नाम को मिला करके शॉर्ट में ये अपना पेन नेम मतलब जो स्टोरी लिखते हैं उनका एक पेन नेम भी होता है। तो पेन नेम अपना कल्कि लिख लिए, है ना। तो काफ़ी फेमस है ये कल्कि नाम से। तो ध्यान रखना, द टाइगर किंग के ऑथर कौन है? कल्कि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखो। व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन फॉर द टाइगर किंग। टाइगर किंग के लिए एस्ट्रोलॉजर्स लोगों का क्या प्रेडिक्शन था? प्रेडिक्शन मतलब क्या, क्या भविष्यवाणी करे थे उन लोग, है ना, सारे एस्ट्रोलॉजर्स लोग। तो ध्यान रखोगे यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर्स है, आने की ये प्लूरल फॉर्म में है। तो जब भी प्लूरल फॉर्म के बारे में बताया जाए, जैसे मैं बोलूँ कि एक एस्ट्रोलॉजर का अगर लिखना रहे तो क्या लिखते? एस्ट्रोलॉजर के बाद सिर्फ एपोस्ट्रॉफी दे देते, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी दे देते और एस दे देते, है ना। लेकिन अगर प्लूरल में अगर कोई चीज़ हो और उसके बारे में कहा जाए कि इसके, बोलते हैं ना, इसका का, है ना, इस व्यक्ति का, एस्ट्रोलॉजर का, तो एक एस्ट्रोलॉजर होता तो सिर्फ आर के बाद एक यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी देते और एस दे देते, तो इसका मतलब हो जाता एक एस्ट्रोलॉजर का क्या प्रेडिक्शन था। लेकिन यहाँ पर प्लूरल के बाद आने की एस्ट्रोलॉजर का प्लूरल एस्ट्रोलॉजर्स और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक एप्सिलॉन यहाँ पर दिया गया है, देख पा रहे हो, एक यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी दिया गया है, एक एपोस्ट्रॉफी दिया गया है और उसके बाद फिर से एस का प्रयोग नहीं होता। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि सिंगुलर जब होता है तब उसके बाद एपोस्ट्रॉफी और एस देते हैं और प्लूरल के बाद सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगता है, इसका मतलब होता है का। यानी कि एस्ट्रोलॉजर्स लोगों का क्या प्रेडिक्शन था टाइगर किंग के बारे में। तो ग्रामर भी धीरे धीरे सीखते जाएंगे साथ साथ में। तो क्या प्रेडिक्शन था कि क्या वह राजा हमेशा के लिए जीवित रहेगा? बिल्कुल नहीं। क्या वह एक प्रिंसेस से मैरी करेगा, राजकुमारी से विवाह करेगा? बिल्कुल नहीं।
ही वुड किल 100 टाइगर्स, ये तो प्रेडिक्शन चलो मान के चलते हैं। अगर मान लो तुम इस चैप्टर में बहुत बार इस सेंटेंस को पढ़े हो कि 100 टाइगर को मारना है, मार रहा था, है ना, अब फिर मारना है, इस तरीके से तुम पढ़ते आए हो, तो इससे लग रहा होगा कहीं यही तो प्रेडिक्शन नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, ये प्रेडिक्शन नहीं था एस्ट्रोलॉजर्स लोग का। प्रेडिक्शन ये था कि ही वुड डाई वन डे, एक दिन वह राजा मरेगा, यही प्रेडिक्शन था। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला है व्हाट टाइटल डिड द टाइगर किंग होल्ड, टाइगर किंग का कौन सा टाइटल था निम्नलिखित में से, इस चीज को ध्यान में रखना होगा। तो टाइटल तो बहुत सारे थे, टाइटल मतलब उपाधि, है ना, कौन कौन से उपाधि वो धारण करके रखे थे। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से वैसे तो 4-5 नाम उसमें दे दिया गया, यहाँ तक कि MAD भी बोला गया है ना, बहुत कुछ बोला गया है उनको। तो इस ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि कौन इसमें से एक टाइटल वो धारण किए थे, कौन सी एक उपाधि थी इसमें चारों में से। तो कमांडर ऑफ टाइगर कहा गया था, टाइगर्स कहा गया था, बिल्कुल नहीं। टाइगर मास्टर बोला गया था, बिल्कुल नहीं। सत्यव्याघ्र समाहारी बोला गया था, यानी कि 100 बाघ को संहार करने वाला बोला गया था, जी हाँ, ये वाला टाइटल उनका दिया गया है स्टोरी में। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। जंगल का एम्पायर बोला गया है, ऐसा कहीं नहीं बोला गया। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, जरा देखो 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4th नंबर क्वेश्चन है हाउ डिड द टाइगर किंग गेट हिज नेम, यहाँ पर बोल रहा है कि टाइगर किंग को यह नाम जो है टाइगर किंग, यह कैसे मिला है। ही सेव्ड ए टाइगर, क्या एक टाइगर को बचाया था, बिल्कुल नहीं। ही रूल्ड अ फॉरेस्ट, क्या एक जंगल पर राज किया था, बिल्कुल नहीं। ही किल्ड मेनी टाइगर्स, क्या बहुत सारे टाइगर को मारा था इसलिए उनका नाम टाइगर किंग पड़ा, जी हाँ, यही उनका कारण था, उसका कारण था द टाइगर किंग नाम होल्ड करने के पीछे, है ना। बहुत सारे 100 टाइगर को मार देता है, इसलिए इसका नाम क्या मिला था, द टाइगर किंग। ही ट्रेंड टाइगर्स, क्या ट्रेनिंग दिया था टाइगर्स को, बिल्कुल नहीं। सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डज द नरेटर, नरेटर मतलब कहानी को जो बता रहा है, तो ऑथर ही बता रहे हैं, कल की बता रहे हैं, है ना। तो कहानी को बताने वाले क्या कहते हैं, व्हाट डज द नरेटर से अबाउट द टाइगर किंग इन द बिगिनिंग, मतलब कहानी के शुरुआत में टाइगर किंग के बारे में ये जो नरेटर है, कहानी को कहने वाले जो है ऑथर, ये क्या कह रहे हैं। तो ऑप्शन डिसाइड करेगा कि वो क्या कह रहे हैं। हो सकता है तुम ध्यान से नहीं पढ़े होगे चैप्टर को, तो इसका आंसर देने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर लाइन बाय लाइन पढ़ते तो समझ जाओगे। वैसे जहाँ नहीं समझे वहाँ ऑप्शन को ढंग से पढ़ना, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, आंसर लगाना बहुत आसान है, बस ऑप्शन को सही ढंग से पढ़ना। यहाँ पर क्या दिया है, क्या टाइगर किंग के बारे में ऐसा बोला गया है कि ही इज स्टिल अलाइव, वह अभी भी जीवित है। अब जरा देखो, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया है। ही बिकेम ए सेंट, क्या वह एक संत बन गया, साधु बन गया, बिल्कुल नहीं। ही इज ऑलरेडी डेड, क्या वह पहले ही मर चुका है, देखते हैं क्या है। ही वॉज अरेस्टेड, क्या उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, बिल्कुल नहीं। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा कि ही इज ऑलरेडी डेड। अब कब कहा गया, कहानी की शुरुआत में ही कहा गया। कहाँ कहा गया, कौन से सेंटेंस थे वो, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ऑथर नहीं बोलते एक बार कि तुम इस राजा की बहादुरी को देख करके जरूर उससे एक बार फेस टू फेस मिलना चाहोगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि वह ऑलरेडी फाइनल अबोर्ड को चला गया है, यानी कि स्वर्ग सिधार गया है। ये सेंटेंस बोला गया ना, और वहीं पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे भरत ने राम को दशरथ के बारे में बताया था कि वह अपने स्वर्ग को चले गए, उसी प्रकार से मैं भी कहता हूँ क्या कि द टाइगर किंग अब नहीं है, तुम उससे साक्षात्कार नहीं हो सकते, उससे फेस टू फेस नहीं मिल सकते। इसलिए वहीं पर ये सेंटेंस कहा गया ही इज ऑलरेडी डेड, तुम उससे मिल नहीं सकते अब, क्योंकि वह पहले ही मर चुका है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ोगे, आंसर सटीक आंसर पर टिक लगा पाओगे। बात करते हैं अगले सेंटेंस के अगले क्वेश्चन के ऊपर। 6th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखो। व्हाट काइंड ऑफ टोन डज द नरेटर यूज, किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं नरेटर। टोन का मतलब किस लहजे में वो बात कर रहे हैं, है ना, किस लहजे में बात कर रहे हैं, या फिर कौन सी भाषा शैली का प्रयोग किए हैं। जरा देखते हैं कौन सी भाषा शैली का प्रयोग किए हैं। क्या वह बहुत ही सीरियस और बहुत ही इमोशनल बता रहे हैं, पूरे चैप्टर में कभी इतना सीरियसली बोले हैं राजा, बिल्कुल नहीं। बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं थे, गंभीरता तो दिखाई ही नहीं देता, कहीं भी सीरियसनेस नहीं दिखाई देता,
क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि हर बार वो हर सेंटेंस में हंसी मजाक ताना से ही भरे पड़े हैं, है ना, अतिशयोक्ति से ही भरा पड़ा है। तो क्या बोले हैं जरा देखते हैं। ह्यूमरस है पूरी कहानी में, स्टायरिकल है, स्टायरिकल कहने का मतलब व्यंग्यात्मक, मतलब ताना मारना, है ना, ताना मारते हुए किसी का मजाक उड़ाना। तो बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन ही करेक्ट है। लगभग हर एक सेंटेंस में हंसने को मिलता है, ह्यूमरस चीज़ है, यानी कि हास्य, पूरा हास्य से भरा हुआ है ना। सटायरिकल है मतलब बिल्कुल ताना मारते हैं, हर सेंटेंस में देखते होगे कैसे ताना मारते हैं। जैसे कि अंग्रेज अधिकारी पर ताना मारा गया है कि देखो काम तो कोई और करे बस उसे फ़ोटो खिंचवाना है, बाघ तो कोई और मारे बस उसको फ़ोटो खिंचवाना है ना, इस तरीके से ताना मारा गया है। राजा के ऊपर भी बहुत बार ताना मारा गया है, जैसे कि बहुत कम कीमत के खिलौने को बहुत महंगा खरीद लेता है, मतलब कितना गधा है कि नहीं। फिर 50 अंगूठी भेजने की कोशिश करता है, किसको? अंग्रेज अधिकारी की पत्नी को, है ना। तो पब्लिक के पैसे को किस तरीके से वो बर्बाद कर रहा है, अपने पावर का किस तरीके से गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा एक राजा पर व्यंग्य भी किया गया है, ताना भी मारा गया है। तो पूरे चैप्टर में इसका ही इस्तेमाल है, कहीं सैड और ट्रेजिक वैसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया है, रोमांटिक और पोएटिक भी नहीं है। तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, याद रखोगे। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या कह रहा है। यहाँ पर बोल रहा है विच वॉर रेफरेंस डज द नरेटर मेक, कौन से वॉर के बारे में यहाँ पर जो कहानी को कहने वाले हैं नरेटर, यानी कि कथावाचक इसको कहा जाता है, कहानी को बताने वाले किसका संदर्भ देते हैं, किसका रेफरेंस देते हैं, कौन से युद्ध का रेफरेंस दिए हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही नहीं बोलते वो कि क्यों ना अस्तु का बम्बर अगर आ जाए मेरे कहानी कहने के रास्ते में तो भी वो मुझे नहीं रोक सकता इस चीज़ को बताने के लिए कि द टाइगर किंग को द टाइगर किंग क्यों कहा गया है कि नहीं। तो इसी लहजे में वो बात करते हैं। तो कौन से युद्ध के बारे में? वर्ल्ड वार फर्स्ट के बारे में ऐसा कहीं जिक्र नहीं है स्टोरी में। क्या वर्ल्ड वार सेकंड के बारे में है? तो वो भी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली है। इनडायरेक्टली कैसे है वर्ल्ड वार सेकंड के बारे में जिक्र? क्योंकि वहां पर जिक्र किए हैं वो स्तूका बम्बर का। तो स्तूका बम्बर सेकंड वर्ल्ड वार में जर्मनी के द्वारा यूज किया गया था, है ना। तो ये हम तो जीके के थ्रू जानते हैं, लेकिन चैप्टर में क्या वर्ल्ड वार सेकंड का इस्तेमाल है? नहीं है। अगर इस जगह पर, अगर इस ऑप्शन के जगह पर द थ्रेट ऑफ स्तूका बम्बर के जगह पर अगर वर्ल्ड वार सेकंड भी रहता तो भी उसका आंसर वही वाला होता। बताओ क्यों? क्योंकि वो चेक करना चाहता है कि बच्चे कितने डेप्थ में इस चैप्टर को पढ़े हैं, सारे चीज़ को रिसर्च किए हैं कि नहीं किए हैं, और फिर उनके टीचर उनको बताए हैं कि नहीं बताए हैं, है ना। तो इस तरीके से वर्ल्ड वार सेकंड भी इसका आंसर हो सकता था। लेकिन अगर मान लो वर्ल्ड वार सेकंड भी रहे और द थ्रेट ऑफ स्तूका बम्बर भी रहे तो किस पर टिक लगाओगे? इसी पर टिक लगाओगे, द थ्रेट ऑफ स्तूका बम्बर, क्योंकि डायरेक्टली किसी सेंटेंस में वर्ल्ड वार सेकंड के बारे में जिक्र नहीं किया गया। तो किसका किया गया है? द थ्रेट ऑफ स्तूका बम्बर, जो किससे रिलेटेड है? वो है वर्ल्ड वार सेकंड से रिलेटेड। ये हम तो जीके के थ्रू जानते हैं, लेकिन चैप्टर में इसका इस्तेमाल किया गया है। तो समझ पा रहे हो यहाँ पर किस वॉर का रेफरेंस दिए हैं नरेटर, इससे रिलेटेड दिए हैं ना, और ये किससे रिलेटेड है? वर्ल्ड वार सेकंड से। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ बोला है व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स, जितने सारे एस्ट्रोलॉजर्स वहाँ पर थे उनके रिएक्शन क्या थे, क्या प्रतिक्रिया थी आफ्टर सीइंग द प्रिंसेस होरोस्कोप, जब प्रिंस के होरोस्कोप को देखा गया। होरोस्कोप का मतलब होता है कुंडली देखना। तो जब राजकुमार के कुंडली को देखा गया उसके बाद सारे एस्ट्रोलॉजर का क्या रिएक्शन था? दे वर हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश थे? बिल्कुल नहीं। दे लाफ्ड, क्या वो बहुत ज़्यादा हंसे? बिल्कुल नहीं। दे सेलिब्रेटेड, क्या बहुत ही जश्न मनाया? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन पढ़ के भी कई बार आप चीज़ों को एलिमिनेट करते हुए जो सटीक आंसर उस पर टिक लगा पाओगे, लेकिन सारे ऑप्शन को पढ़ोगे तब। तो क्या रिएक्शन था? यहाँ पर दिया है दे बीट देयर लिप्स एंड हेजिटेटेड। देखो यहाँ पर ये बीट है, बीट जो है ये बाइट का क्या होता है? बाइट का होता है सेकेंड फॉर्म, है ना। तो जब सेकेंड फॉर्म है तो इसको बीट पढ़ते हैं, और इसको फर्स्ट फॉर्म आने की बेसिक फॉर्म जो होता है उसका बेस फॉर्म, उसको बोलते हैं बाइट, और ये कहलाता है बीट सेकेंड फॉर्म। तो वही है, दे बीट देयर लिप्स, वो अपने दांतों को वो अपने लिप्स को दांत से दबाए, है ना। मतलब नहीं बोलते हैं आश्चर्यचकित हो जाते तो ऐसे दांत से अपने जीभ को जीभ नहीं मतलब अपने होंठ को दबा लेते हैं लोग। तो उसी तरीके से अपने लिप्स को काटते हैं वो हल्के से, एंड हेजिटेटेड, और हेजिटेट होते हैं, हिचकिचाते हैं बोलने में, है ना। तो यहाँ पर समझ गए, बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्या कह रहा है जरा देखो। यहाँ बोल रहा है व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ द टाइगर किंग। टाइगर किंग का जो फुल नाम है वो क्या है? यहाँ भी क्या डिसाइड करेगा?
यहाँ पर डिसाइड करेगा सारे ऑप्शन को पढ़ने के बाद। यहाँ पर उनको कौन कौन से टाइटल मिले थे ज़रा देखो। महाराज धीराज विश्व भुवन सम्राट, क्या ये था? सत्य व्याघ्र समाहारी, क्या ये था? सर जिलानी जंग जंग बहादुर, क्या ये था? या फिर सारे के सारे थे? तो ये सारे टाइटल का इस्तेमाल किया गया है चैप्टर में, इसलिए डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 10th नंबर देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है यहाँ पर। 10th नंबर में बोल रहा है क्या? यहाँ बोल रहा है व्हाट इज द नरेटर टेलिंग द स्टोरी ऑफ द टाइगर किंग। टाइगर किंग बताओ, टाइगर किंग की कहानी को नरेटर क्यों बता रहे हैं? तो यहाँ पर कहानी को बताने वाले जो द टाइगर किंग है, इस कहानी को क्यों बता रहे हैं? तो स्टार्टिंग में ही 2-3 पैराग्राफ बस इसी पर फोकस किया गया है कि मैं तो आखिरकार जरूर बताऊंगा। क्या बताऊंगा? कि द टाइगर किंग को द टाइगर किंग क्यों बोला गया। चाहे स्तू का बॉम्बर भी मेरे सामने क्यों ना आ जाए, उसे मेरे रास्ते से हटना होगा, लेकिन मैं ये बता करके ही मानूंगा कि द टाइगर किंग का नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा, है कि नहीं। तो इसी चीज़ को स्टार्ट करते हुए पूरी कहानी को ख़त्म कर देते हैं और अंततः ये बता ही डालते हैं कि द टाइगर किंग का टाइटल द टाइगर किंग क्यों पड़ा। समझ में आ रही कहानी? तो क्या इसका रीज़न ये है कि टू प्रेज द ब्रेवरी, क्या उसकी बहादुरी की प्रशंसा करने के लिए द टाइगर किंग का नाम द टाइगर किंग दिया है? बिल्कुल नहीं। बस सिंपल सा रीज़न था कि वो 100 बाघ को मार दिया था, मतलब बहुत सारे बाघों को मार दिया था, इसलिए उनका नाम द टाइगर किंग पड़ा था। वो बहादुर तो बिल्कुल नहीं थे। बहादुर वाली जो बात है, और बहादुर वो थोड़े होता है कि किसी को कोई मार दे, तुम पर कोई अटैक करे भले तुम मार देते हो तो अलग की बात है, लेकिन डर के मारे अगर पशुओं का तुम खात्मा करना स्टार्ट कर देते हो तो तुम बहुत बड़ा हीरो नहीं हो, बहुत बड़ा बहादुर नहीं हो। तुम्हारी जान पर खतरा बनाए तो अलग की बात है। तो कहानी में इस तरीके से बताया गया है, एक आयरोनिकल बात बताई गई है। आयरोनिकल का मतलब होता है विडंबना वाली बात। विडंबना कहने का अर्थ होता है कि जब दो बातों में विरोधाभास हो, है ना। दो बातों में विरोधाभास किस तरीके से है कहानी में? कहानी में इस तरीके से विरोधाभास है, एक तरफ कहा गया है कि राजा जो है वो एक बाघ के द्वारा मारा जाएगा, तो बाघ तो रहता है जंगल में, राजा तो रहता है महलों में, तो उसको एक बाघ कैसे मार सकता है? और उसके चारों तरफ कई बार होता है कि बहुत सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं। तो इन दोनों बातों में विरोधाभास पैदा होता है ना। तो यहाँ पर उसकी बहादुरी की कहानी नहीं है ना, कि उसकी बहादुरी को प्रेज करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए उसका नाम द टाइगर किंग रख दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। ये तो डरपोक राजा था, डर के मारे ही एक मतलब एक बार डिसीजन ले लिया कि मुझे मारना है ना। व्यंग्य किया गया पूरी कहानी में उसकी बहादुरी पर, हालांकि वो बहादुर बिल्कुल नहीं है ना। बहादुर वो होता है जो एक ठीक है निहत्थे वो मार दे, लेकिन तब मारे जब उस पर वो अटैक करने आए। अब तुम बाघ को ढूंढ ढूंढ के मार रहे हो बस, तो उसका कारण बहादुर थोड़े था। उसका कारण था कि वह डर गया था कि बाघ मुझे मारेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? फिर अगला क्या है? टू एक्सप्लेन वाई ही इज नोन एज द टाइगर किंग। क्या इस बात के एक्सप्लेन करने के लिए ये पूरे कहानी को बताए हैं नरेटर कि टाइगर किंग को टाइगर किंग क्यों कहा गया? तो जी हाँ, इसी बात को समझाने के लिए वह पूरी की पूरी स्टोरी बता डालते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। टू रिवील सीक्रेट्स ऑफ हिज किंगडम, ऐसा कुछ नहीं है कि उसके राज्य के रहस्य को उसको उजागर करना है, ऐसी कोई बात नहीं थी। टू डिस्क्राइब हिज कंक्वेस्ट का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, है ना, मतलब जीत हासिल करना, तो उसके बारे में वर्णन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस कहानी को नरेटर जो कहानी के कहने वाले हैं वो इसलिए कह देते हैं क्योंकि उनको ये बताना है कि टाइगर किंग का टाइटल टाइगर किंग क्यों पड़ा। समझ गए हो कि नहीं? और इसी बात पर फोर्स करने के लिए स्टार्टिंग में 2-3 पैराग्राफ में तो बस यही बोले हैं कि मुझे इसको कोई नहीं रोक सकता, मुझे इस बात को बताने के लिए कि उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। समझ पा रहे हो? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखो। यहाँ बोला व्हाट डू द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्ट एट द बर्थ ऑफ द टाइगर किंग। टाइगर किंग के बर्थ पर जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो सब मिल करके क्या भविष्यवाणी करते हैं? ही विल बी इमोर्टल, क्या वह अमर रहेगा? ही विल कंक्वेयर मेनी लैंड्स, क्या बहुत सारे राज्यों को जीत लेगा? बिल्कुल नहीं, ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, है ना। अगला क्या है जरा देखो। ही विल मीट हिज डेथ वन डे, बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। हो सकता है ये रिपीटेड क्वेश्चन हो। कई बच्चों ने कहा कि सर कई क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो भाई मैं कंप्यूटर थोड़े हूँ, है कि नहीं, मिस्टेक तो हो जाती है, और अगर रिपीट हो गया तो क्या दिक्कत है? तुम्हारे रिवीजन हो रहे हैं एक तरीके से, तो होने दो। रिवीजन हुआ है तो रिवीजन वाले क्वेश्चन को छोड़ देना। दूसरी बात, एक चीज़ और करना कि जितने भी बच्चे नोट्स मेंटेन करेंगे, अगर वह चाहे तो हिंदी भी लिख सकता है, नहीं चाहे
तो सिर्फ अंग्रेजी लिखना, लेकिन मैं नोट्स सबका चेक करूँगा क्लासरूम में, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, सबको पता है। फिर अगला क्या है ज़रा देखो, यहाँ बोला है विच फिगर फ्रॉम इंडियन मिथोलॉजी। मिथोलॉजी का मतलब क्या होता है, पौराणिक कथा, है ना। तो यहाँ पर बोला है विच फिगर फ्रॉम इंडियन मिथोलॉजी, किस भारतीय पौराणिक कथाओं से लिया गया है एक व्यक्ति को, है ना, इज रेफर टू इंडिकेट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग। टाइगर किंग को मृत्यु को बताने के लिए कौन से भारतीय पौराणिक कथाओं में से किसकी मृत्यु को इनसे रिलेट किया गया है, टाइगर किंग के। तो वहाँ पर किया गया किससे, अर्जुन से, दशरथ से, कृष्ण से, अभीम से। बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ आंसर है दशरथ से। कौन सा सेंटेंस था वो, सेंटेंस ये था कि भरत जैसे राम को बताने आए थे कि अब दशरथ नहीं रहे, यानी कि राजा दशरथ नहीं रहे, पिताजी नहीं रहे, उसी तरह से मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि टाइगर किंग से अब तुम भले ही मिलना चाहते हो, लेकिन टाइगर किंग नहीं रहे, वो फाइनल अबोर्ड को पहुँच चुके हैं। यानी कि फाइनल अबोर्ड कहने का मतलब होता है अंतिम जो डेरा होता है। तो किसी भी इंसान का अंतिम डेरा कौन सा होता है, स्वर्ग होता है। तो स्वर्ग को सिधार गए। तो किससे कंपेयर किया गया है, टाइगर किंग को कंपेयर किया गया है दशरथ के साथ। दोनों के बारे में बताया गया कि दोनों ही नहीं रहे, है ना। तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्या है क्वेश्चन, व्हाट लिटरेरी टेक्निक, लिटरेरी डिवाइस बोलूँ, लिटरेरी टेक्निक बोलूँ, या फिर तुम्हारा फिगर ऑफ स्पीच जिसको हिंदी में अलंकार बोलते हैं, सबका मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन एक डिफरेंस होता है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। लिटरेरी टेक्निक और फिर लिटरेरी डिवाइस है, वो हर एक लिटरेरी डिवाइस फिगर ऑफ स्पीच नहीं हो सकता, और हर एक फिगर ऑफ स्पीच जो है वो लिटरेरी डिवाइस हो सकता है। देखते हैं कितने लोग मेरी बात को कैच कर पाए। मतलब है कि दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है कि हर एक फिगर ऑफ स्पीच यानी हर एक अलंकार लिटरेरी डिवाइस और लिटरेरी टेक्निक कहा जा सकता है, लेकिन हर एक लिटरेरी डिवाइस एक अलंकार हो यानी फिगर ऑफ स्पीच हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर बोल रहा है व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द एग्जैजरेटेड टाइटल्स ऑफ द टाइगर किंग। तो यहाँ पर टाइगर किंग के जितने सारे टाइटल्स वहाँ पर दिए गए ना, जिलानी जंग, जंग बहादुर, MAD डॉट 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 ऐसे करके बहुत सारा कुछ बोले हैं, है ना, सत्यव्याघ्र समाहारी, तो बहुत सारे ऐसे टाइटल मिला है उनको। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि इस बात के लिए इसके जितने टाइटल्स हैं उसको बढ़ा चढ़ा करके इस्तेमाल किया गया है। तो उसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है, क्या आयरनी है, आयरनी मतलब विडम्बना है, तो ज़रा देखते हैं क्या है। फिर हाइपरबोल का इस्तेमाल किया गया, मतलब बहुत चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके बोला गया है। विडम्बना का कहने का मतलब होता है कि विरोधाभास पैदा करने वाली बात, है ना। जैसे मैं बोलूँ कि चोर के घर में ही चोरी हो गया, तो इसमें कौन सा लिटरेरी टेक्निक है या फिर कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, तो ऑब्वियस सी बात है विडम्बना है। चोर के घर में चोरी होना मतलब समझ रहे हो यार, खुद ही चोर हो फिर तुम कैसे चोरी कर लिए। मान लो ऐसा बोले कि अंग्रेजी का टीचर ही अंग्रेजी में फेल हो गया, इसका मतलब क्या है, एक मजाक के लहजे में कहा गया है और विरोधाभास के साथ कहा गया कि भैया खुद तुम अंग्रेजी के टीचर हो, अंग्रेजी में फेल कैसे कर गए, है कि नहीं। तो ताना भी है, उसके साथ व्यंग्य भी है और विरोधाभास भी है। तो उसी चीज़ को कहा जाता है विडम्बना, यानी कि आयरनिकल या फिर आयरनी कहा जाता है ना। तो यहाँ पर देखो उसके टाइटल में बहुत विडम्बना भी है, विरोधाभास भी है। जंग जंग बहादुर बोला गया कि नहीं, जिलानी जंग जंग बहादुर, कौन सा जंग जीते हो भाई तुम, कोई जंग नहीं जीते हो, फिर भी तुम्हें जंग जंग बहादुर का टाइटल मिल गया है। तो यहाँ पर विरोधाभास पैदा हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है ना। फिर हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। अब इनके जितने टाइटल हैं उसको बढ़ा चढ़ा करके ही तो बोला गया है कि नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है अतिशयोक्ति भी होगा। यहाँ पर सटायर भी है, सटायर करने का मतलब व्यंग्य भी है, ताना भी मारा गया है। व्यंग्य यानी कि ताना मारते हुए उसका मजाक भी उड़ाना। देख लो कितना ताना मारा गया, लास्ट में बोल दिया गया M.A.D. ऐसे करके बोला गया है ना, कुछ भी बोल दिया गया इसके टाइटल के साथ। तो बढ़ा चढ़ा करके भी बोला गया है, बातों में विरोधाभास भी है यानी कि आयरनिकल बात भी है, हाइपरबोल भी है मतलब बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति है, और ताना मारा भी गया है इनके टाइटल को लेकर के, है ना। तो सारे के सारे ऑप्शन क्या है, करेक्ट हैं। तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सारे लिटरेरी डिवाइस यानी लिटरेरी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है द टाइगर किंग के जितने सारे टाइटल्स हैं उसको बढ़ा चढ़ा करके पेश करने के लिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर है व्हाट मिरेकल टुक प्लेस व्हेन बेबी वाज जस्ट 10 days ओल्ड। बोल रहा है कि कौन सी ऐसी
घटना घटती है या फिर कौन सा ऐसा चमत्कार होता है जब बेबी 10 दिन का ही था, जो राजा जब पैदा लिया था 10 दिन का ही था, तो कौन सा मिरेकल हुआ था? क्या वह चलने लगा था? ही स्टार्टेड वॉकिंग? बिल्कुल नहीं। क्या जोर जोर से हंस रहा था? ही लाफ्ड लाउडली? बिल्कुल नहीं। ही हेल्ड अ स्वॉर्ड? क्या 10 दिन का था उसी समय तलवार पकड़ लिया था? बिल्कुल नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ही स्पोक इन ए क्लियर वॉइस, वह बहुत ही स्पष्ट आवाज में बोल उठा था, बोल पड़ा था, है ना। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द इन्फेंट से टू द एस्ट्रोलॉजर्स? वहां पर जितने सारे ज्योतिषी लोग थे उसको एक छोटा सा बालक 10 दिन का इन्फेंट जो है, इन्फेंट का मतलब छोटा बालक होता है जो पैदा लेता है ना, शिशु बोलते हैं जिसको, वो क्या बोल पड़ा था? तो वो क्या बोला था? आई विल नेवर डाई? नहीं, ये सेंटेंस नहीं बोला था। क्या बोला था? ब्रिंग मी अ टाइगर? क्या मुझे एक बाघ ला कर दो? बिल्कुल नहीं। यू विल बी पनिश्ड, मतलब कि ए एस्ट्रोलॉजर्स तुम्हें दंडित किया जाएगा, ऐसा भी नहीं बोला था। उनका एग्जैक्ट वर्ड क्या था? ओ वाइज प्रोफेट्स, है ना, ए बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं या फिर ए बुद्धिमान संतों, इट वॉज आई हु स्पोक, ये मैं ही था जो बोल पड़ा था, है ना। ये सेंटेंस किसका था? वह इन्फेंट बच्चे का था, शिशु का था। और किससे बोला? एस्ट्रोलॉजर से। नेक्स्ट है, हाउ डिड द पीपल अराउंड रिएक्ट व्हेन द बेबी स्पोक? कि चारों तरफ जितने सारे व्यक्ति खड़े थे, आसपास के लोग, उसका रिएक्शन क्या था जब बेबी बोल पड़ा था, है ना, 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा था? क्या बहुत ज़्यादा हंसा था? बिल्कुल नहीं। क्या इसको लोग नज़रअंदाज कर दिए? बिल्कुल नहीं। देवर स्टन्ड एंड ब्लिंक्ड एट ईच अदर? क्या वे सारे स्तब्ध हो गए थे? यानी स्टन्ड कहने का मतलब होता है बिल्कुल ही आश्चर्यचकित से एकदम सन्न हो जाना, है ना। तो क्या इस तरीके से स्तब्ध हो गए थे और एक दूसरे को ब्लिंक करके देखने लगे? ब्लिंक करने का मतलब होता है आंख लिपलिपाते हो कि नहीं, तो आंख लिपलिपाते हुए देखने लगे थे एक दूसरे को। जी हाँ, यही सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। या फिर क्या डर के मारे भाग गए थे? ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, है ना। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द चीफ एस्ट्रोलॉजर हाउ वॉज द प्रिंस डेस्टिन्ड टू डाई? मुख्य ज्योतिषी के अनुसार हाउ वॉज द प्रिंस डेस्टिन्ड टू डाई? राजकुमार की मृत्यु किस कारण से होनी तय थी? किस कारण से होनी थी? डेस्टिन्ड कहने का मतलब है इसके डेस्टिनी में, इसके नियति में ऐसा लिखा हुआ है कि यह किस प्रकार से मरेगा। तो बताओ किस तरीके से मरेगा? क्या बीमारी से मरेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा भविष्यवक्ताओं ने नहीं बोला। हालांकि देखोगे तो लास्ट में पूरा बीमारी से ही मरा है, वो इन्फेक्शन हो गया था उसके वजह से मरा है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर का, चीफ एस्ट्रोलॉजर का ये भविष्यवाणी थोड़े था, ये तो सच्चाई था, लेकिन भविष्यवाणी तो कुछ और था। क्या वह बैटल में मरेगा ऐसा भविष्यवाणी किया गया था? बिल्कुल नहीं। बिकॉज ऑफ ए टाइगर, क्या एक बाघ के कारण मरेगा? जी हाँ, यही भविष्यवाणी करी गई थी, है ना। सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बोर्ड है क्या, व्हाट डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर से द प्रिंस वुड डाई ऑफ ए टाइगर? मुख्य ज्योतिषी ने ऐसा क्यों कहा कि राजकुमार की मृत्यु एक बाघ के कारण होगी? तो क्यों कहा था? द टाइगर वॉज स्पॉटेड इन हिज ड्रीम, क्या उसने अपने सपने में बाघ को देखा था? ऐसा सपने की बात कहीं नहीं कही गई है। द प्रिंस वॉज बोर्न अंडर द स्टार साइन ऑफ लियो, जी हाँ, क्या यही था कि लियो का मतलब होता है क्या? सिंह राशि। सिंह राशि मतलब समझते हो? शेर। तो क्या शेर राशि के नीचे वह पैदा लिया था, ऐसा भविष्यवाणी करा गया था, इसी के वजह से वह उसे एक टाइगर मार देता? बिल्कुल नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कौन सी राशि के बारे में बताया गया? वहां पर बताया गया है बुल राशि के बारे में, है ना। बुल यानी कि मेष राशि जिसको बोलते हैं, क्या नहीं, मेष नहीं, मेष तो होता है शायद बकरा। वृष राशि, है ना। क्या कौन सी राशि? वृष राशि। तो बुल का मतलब होता है वृष राशि के नीचे पैदा लिया था। यानी कि द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल एनेमी ऑफ द टाइगर, राजकुमार वृष राशि के नीचे पैदा लिया था, है ना, जो कि वृष किसका शत्रु होता है? वृष क्या मतलब? बाघ का, एक तरह से बाघ का शत्रु होता है, फिर बाघ इसका शत्रु होता है। तो यही कारण था। यहाँ भी देखो बहुत विडंबना वाली बात कही गई है। लोग बोल देता है कि बाघ का शत्रु है, स्टोरी में बता दिया गया कि बुल बाघ का शत्रु है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाघ बुल का शत्रु हो सकता है ना। कभी बैल मारने चलेगा बाघ को? बिल्कुल नहीं। तो वहाँ भी मजाक उड़ाया गया है, विडंबना की बात कही गई है, आयरोनिकल बात कही गई है। तो जरा बताओ, क्वेश्चन था व्हाई डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर से द प्रिंस वुड डाई ऑफ ए टाइगर? मुख्य ज्योतिषी ने क्यों कहा कि राजकुमार की मृत्यु एक बाघ के कारण होगी? तो इसलिए कहा था क्योंकि वह एक बुल राशि में पैदा लिया था, जो कि एक टाइगर का दुश्मन होता है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। फिर अगला क्या बोल रहा है जरा देखो, व्हाट इमोशन डिड द बेबी शो आफ्टर हियरिंग द वर्ड टाइगर? टाइगर शब्द सुनते ही वो छोटा सा बेबी जो है वो क्या, कौन सा रिएक्शन दिया?
क्या ही ट्रेम्बल्ड इन फियर, क्या वह डर से कांप उठा। ही स्माइल्ड ब्रेवली, क्या बहादुरी के कारण वह मुस्कुराने लगा, बिल्कुल नहीं। ही क्राइड लाउडली, क्या बहुत जोर जोर से रोने लगा, बिल्कुल नहीं। ही शोड नो फियर, वो कोई भी डर नहीं दिखाया, है ना। तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला बोल रहा है What literary technique is used when the baby speaks like an adult? जब बच्चा बड़े बच्चे की तरह बोलने लगा तो कौन से यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है, समझ रहे हो, कौन से साहित्यिक शैली का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर क्या सटायर है, क्या व्यंग्य है, नहीं जी, यहाँ मजाक थोड़े ना किया गया है। क्या अरणी है, क्या विरोधाभास पैदा हुआ है, वो तो है ही, लेकिन इससे ज़्यादा यहाँ पर सटीक आंसर होगा कि फंटेसी है या फिर हाइपरबोल है, काल्पनिक है। 10 साल का बच्चा कोई बोलेगा क्या, 10 साल नहीं 10 दिन का बच्चा शायद कोई बोलेगा क्या, बिल्कुल नहीं बोल सकता, है ना। और इस बात को कि 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा और वो भी एक एडल्ट की तरह, बड़े बच्चे की तरह बोलने लगा, मतलब जो बड़े बच्चे होते हैं 16 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उसके तरह बोलने लगा। और दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि लॉजिकल क्वेश्चन पूछने लगा। तो इस बात में तो हाइपरबोल है ही, अतिशयोक्ति है ही, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके यहाँ पर पेश किया गया है। तो मोस्ट सुटेबल आंसर इसका क्या होगा, सी नंबर। फैंटेसी यानी कि काल्पनिक भी है और हाइपरबोल यानी कि अतिशयोक्ति भी है। 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पर। यहाँ बोला गया विच फ्रेज डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द स्टोरी बेस्ड इन दिस पैसेज। पैसेज के बारे में बोल रहा है, यानी कि पूरे चैप्टर के बारे में एक तरीके से बोल रहा है क्या, कि कौन सा टोन का इस्तेमाल किया गया। टोन कहने का मतलब कौन से लहजे में बात किया गया, कौन से शैली में बात करी गई है, या फिर कौन से भाव में बातों को व्यक्त किया गया है पूरी स्टोरी में। तो क्या ग्रीम एंड ट्रेजिक था, क्या गंभीर और दुखद विषय पर चर्चा की गई है, बिल्कुल नहीं, कहानी में तो इसके बारे में है ही नहीं। इमोशनल एंड पोएटिक है, देखो दुखद तो है, ट्रेजिक तो है एक तरीके से, बाघों के लिए ट्रेजिक है कि नहीं, लेकिन उस पर जोर नहीं दिया गया। तो जोर किस पर दिया गया, क्या इमोशनल स्टोरी है, क्या पोएटिक यानी काव्यात्मक है, बिल्कुल नहीं। क्या ह्यूमरस है एंड एग्जैजरेटेड है, पूरे चैप्टर में तो इसी के बारे में बोला गया है, हंसी मजाक के साथ बोला गया है, पूरा हास्यपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा अतिशयोक्ति का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि बढ़ा चढ़ा करके चीज़ों को पेश किया गया। तो सी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। अगला क्या है जरा देखो 22 नंबर। हाउ वॉज क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ब्रॉट अप। बोल रहा है कि जो क्राउन प्रिंस था, है ना, प्रिंस जो ये है जंग बहादुर, इसका लालन पालन कैसे हुआ, इसकी परवरिश कैसे हुई, इस चीज़ के बारे में बोल रहा है। ब्रॉटअप का मतलब क्या होता है, ब्रॉटअप का मतलब ब्रिंग अप से बना है, ये पास्ट फॉर्म है ना। तो ब्रिंग अप का मतलब होता है लालन पालन होना। तो प्रिंस का लालन पालन किस तरीके से हुआ है, तो ऑप्शन देखेंगे तब बताएंगे कैसे हुआ है। बाय इंडियन सर्वेंट्स एंड टीचर्स, नहीं, भारतीय नौकरों और शिक्षकों के द्वारा नहीं हुई थी उसकी परवरिश। विथ स्पिरिचुअल, अरे वो स्पिरिचुअल के बारे में तो कहीं जिक्र ही नहीं है। आध्यात्मिक, देवी देवताओं भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में बताया गया है, बिल्कुल नहीं बताया गया। एंटायरली अंडर इंग्लिश इन्फ्लुएंस, बिल्कुल ही पूरी तरह से अंग्रेजी प्रभाव में उसका लालन पालन हुआ है, जैसे कि अंग्रेजी गाय का दूध भी पीता था वो, है कि नहीं। बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया गया है वैसे भी। फिर अगला क्या बोल रहा है, बोल रहा है वॉट मार्क्ड द चाइल्डहुड ऑफ द क्राउन प्रिंस अपार्ट फ्रॉम द मिरेकल एट बर्थ। बोल रहा है जन्म के चमत्कार के अलावा राजकुमार के बचपन की क्या विशेषता थी, है कि नहीं, क्या विशेषता थी बताओ। हीज नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। हीज ब्रेवरी इन बैटल, युद्ध में बहादुरी, युद्ध तो किसी से लड़ा ही नहीं है वहाँ, है ना। नथिंग देयर वर नो अदर मिरेकल्स, ऑब्वियस सी बात है। चाइल्डहुड के बाद मतलब जब बच्चा था 10 दिन का, तो एक ही चमत्कार हुआ था वहाँ पर। कौन सा चमत्कार, कि वह बोल पड़ा था और लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछने लगा था एस्ट्रोलॉजर से। लेकिन उस घटना के बाद कहीं भी कोई चमत्कार नहीं हुआ था, है ना। तो नथिंग, कुछ नहीं, कोई चमत्कार नहीं हुआ। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। डी नंबर में क्या जरा देखो, हिज हैबिट ऑफ हंटिंग, ऐसा भी कोई चमत्कार है, कोई चमत्कार थोड़े है ये, है ना। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, कोई चमत्कार नहीं हुआ, है ना, कोई भी वैसी विशेषता उसमें नहीं थी बचपन में, है ना। बचपन में बस वो 10 दिन में बोल पड़ा था, उसके अलावा उसमें कोई भी विशेषता नहीं थी। अगला बोल रहा है क्या जरा समझो। यहाँ बोल रहा है एट वॉट एज डीड द प्रिंस टेक कंट्रोल ऑफ द स्टेट। राजकुमार कितने साल के उम्र में शासन को संभाल लिया, कितने वर्ष में, तो जब वह 20 साल का हुआ। उसके पहले किसके अंदर था, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है ना, कोर्ट ऑफ वॉर्ड बोलते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं यहाँ बोल रहा है विच एनिमल डिड द महाराजा बिलीव ही कुड किल इन सेल्फ डिफेंस, कोटिंग एन ओल्ड सेइंग।
यहाँ बोल रहा है कि एक पुरानी कहावत के हिसाब से महाराजा किस जानवर को मारने में बिलीव करता है, आत्मरक्षा में, है ना, आत्मरक्षा में यानी सेल्फ डिफेंस में किस जानवर को भी मारना वो उचित समझता है ना। एक पुरानी कहावत के अनुसार यहाँ पर बोल रहा है अकॉर्डिंग टू दैट कोट ऑफ एन ओल्ड सेइंग, मतलब एक पुरानी कहावत को बताते हुए वह क्या बताना चाह रहा है कि किसको मारना उचित है। अगर आत्मरक्षा पे बन आई, मतलब अपने आत्मा पे बन आई, खुद को बचाने पे बन आए, तो तुम कौन से जानवर को मार सकते हो अपनी आत्मरक्षा में। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कंफ्यूज मत करना। बहुत बच्चे टाइगर पर क्लिक कर देते हैं, है ना। वहाँ पर एक सेंटेंस पूरा लिखा गया बखूबी कि एक कहावत ऐसा भी है कि हम अपनी आत्मरक्षा में एक गाय को भी मारेंगे तब भी वह जायज़ हो जाएगा, है ना। तो बी नंबर ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। गाय को मारने की बात कही गई है ना। मतलब गाय को अगर मार सकते हैं आत्मरक्षा में तो टाइगर को क्यों नहीं मार सकते, इसी चीज़ को बताया गया है चैप्टर में। तो गाय का वहाँ पर जिक्र है, तो गाय उसका आंसर होगा। अगला बोल रहा है हाउ डिड द महाराजा रिएक्ट आफ्टर किलिंग हिज फर्स्ट टाइगर। महाराज पहला बाघ मारने के बाद कैसा रिएक्शन देता है। ही हेल्ड ए फेस्टिवल, बिल्कुल नहीं। ही सेंट अ मैसेज टू द ब्रिटिश, बिल्कुल नहीं। ही कॉल्ड द एस्ट्रोलॉजर टू चैलेंज हिम, सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। एस्ट्रोलॉजर को दिखाने के लिए, है ना, दिखाने लगा वो कि देखो मार दिया मैंने पहला टाइगर को। फिर अगला क्या बोल रहा है व्हाट वार्निंग डिड द एस्ट्रोलॉजर गिव आफ्टर द फर्स्ट टाइगर वाज किल्ड। पहले बाघ के मारे जाने के बाद ज्योतिष ने उसको क्या चेतावनी दी। वो चेतावनी दिया था कि बी वेरी केयरफुल विथ द 100th टाइगर, कि मार तो दिए तुम पहला टाइगर, लेकिन तुम 100वें टाइगर से बच के रहना, सावधान रहना। सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला बोल रहा है व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रॉमिस इफ द 100th टाइगर वॉज ऑल्सो किल्ड। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि 100वां बाघ को भी वह मारा गया तो ज्योतिष ने क्या वादा किया। वादा क्या किया था कि ही वुड गिव अप एस्ट्रोलॉजी। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, कि वह एस्ट्रोलॉजी को त्याग देगा एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और वह क्या बन जाएगा, एक बीमा का एजेंट बन जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्या बोला है विच लिटरेरी टेक्निक इज यूज्ड व्हेन द एस्ट्रोलॉजर सेज ही विल बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। जब ज्योतिष कहता है कि वह एक बीमा का एजेंट बन जाएगा, इंश्योरेंस एजेंट बन जाएगा, तो इसमें कौन सा लिटरेरी टेक्निक या फिर कौन सा अलंकार का इस्तेमाल किया गया है, कौन सा लिटरेरी टेक्निक या फिर कौन सा लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। क्या सिंबोलिज्म है, क्या प्रतीकात्मक की बात कही गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकाज़म में क्या व्यंग्य ताना मारा गया है तो थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पर देखो आयरनी और सटायर का मतलब भी व्यंग्य होता है, आयरनी का मतलब भी व्यंग्य होता है एक सेंस में। और सिमली का मतलब क्या उपमा दिया गया है, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर होगा आयरनी एंड सटायर। आयरनी क्यों होगा जरा समझते हैं बात को। देखो आयरनी ये है सबसे पहली बात कि चैप्टर में ऐसा कहीं नहीं है कि एस्ट्रोलॉजर जो है वो अपना पद छोड़ करके बीमा एजेंट बन गया हो। तो आयरनी का मतलब होता है विरोधाभास पैदा करने वाली बात, तो विरोधाभास ही तो पैदा है। वह एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है कि हम एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाएंगे, एकदम काल्पनिक लगता है और बिल्कुल ही क्या लगता है, एक विरोधाभास पैदा होता है। एस्ट्रोलॉजर है तो वो बीमा एजेंट कैसे बनेगा। अब फिर ठीक है बन भी जाएगा, लेकिन चैप्टर में बना है क्या, बिल्कुल नहीं बना है। तो दोनों बातों में विरोधाभास है, इसलिए आयरनिकल बात है, ये आयरनी है। सटायर है, मजाक भी उड़ाया है ना, एक तरीके से व्यंग्य भी किया है, मजाक भी उड़ाया है कि अरे तुम 100 टाइगर को मार लोगे, देखते हैं हमारा एस्ट्रोलॉजी ताकतवर या फिर तुम्हारे बाजुओं की ताकतवर, है ना। तो ऐसी बातें कही गई है, तो राजा को एक तरीके से चैलेंज किया गया है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ध्यान रखोगे। फिर अगला क्या है विच फॉरेन इन्फ्लुएंस इज सोन इन द अपब्रिंगिंग ऑफ द क्राउन प्रिंस। अपब्रिंगिंग का मतलब भी होता है ब्रिंग अप का मतलब जैसे बोल रहा था ना क्वेश्चन ब्राउट अप, मतलब कैसे लालन पालन हुआ उसका, तो उसी का मतलब होता है यहाँ पर लालन पालन, अपब्रिंगिंग। तो बोला है कि राजकुमार के अपब्रिंगिंग में यानी परवरिश में किस विदेशी प्रभाव को दर्शाया गया है, फॉरेन इन्फ्लुएंस। तो ऑब्वियस सी बात है फ्रांस के बारे में तो बोला नहीं गया, अंग्रेजों के बारे में बोला गया है ना। तो इसका आंसर सीधा सीधा इंग्लिश होगा यानी अंग्रेजी होगा। अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा से ओतप्रोत थे, वो इन्फ्लुएंस थे। तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ तक कि दाई माँ को भी रखा था तो अंग्रेज, ऊपर से टीचर्स भी थे अंग्रेज, यहाँ तक कि दूध भी पीता था अंग्रेज गाय की, समझो जरा, है ना। यहाँ पर है हु टुक केयर ऑफ द क्राउन प्रिंस बिफोर ही केम ऑफ एज। राजकुमार की देखभाल मतलब जब बड़ा हो गया वह, है ना, तो बड़ा होने से पहले उसकी देखरेख कौन करी थी। टेक केयर ऑफ का मतलब होता है देखभाल करना, है ना। तो कौन देखभाल किया, किसकी
जब क्राउन प्रिंस जो है, यहाँ पर समझो, हु टुक केयर ऑफ द क्राउन प्रिंस बिफोर ही केम ऑफ एज, कहने का मतलब है कि जब वह बड़ा हो गया, है ना, केम ऑफ एज का मतलब होता है थोड़ा बड़ा हो जाना, वयस्क हो जाना, है ना, जब 20 साल का हो गया वह, तो उसके पहले उसके राज्य की देखरेख किसने की और साथ में उस प्रिंस की देखरेख किसने की। तो ऐसा एक डिपार्टमेंट था, कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स, क्या था, कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स, उसकी देखरेख किए थे। कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स का काम होता था अंग्रेज के टाइम में कि जिसके पिताजी नहीं है, किसी राजा है, कोई राजा मर गया है, उसका बेटा भी छोटा है, तो जब तक वह 20 साल का नहीं हो जाता तो उसके पहले एक डिपार्टमेंट उसके राज्य को संभालता और उस बच्चे की परवरिश भी करता। तो वह जिम्मा कौन से डिपार्टमेंट को रहता था, तो वह जिम्मा रहता था कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स का। तो जैसे ये 20 साल का हो गया, उसके बाद इसके हाथों में तलवार थमा गया, राज्याभिषेक कर दिया गया, है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है, What did the महाराजा see as a justification for killing tigers? महाराजा बाघों को मारने को किस आधार पर सही मानते थे, किस आधार को सही मानते थे, इस आधार को कि क्या वह बहुत ज़्यादा बहादुर है इसलिए वह टाइगर को मार देगा, टू इम्प्रेस द ब्रिटिश, क्या ब्रिटिश को प्रभावित करने के लिए वह टाइगर को मारना चाहता था, या फिर सेल्फ डिफेंस में मारना चाहता था, या फिर अम्यूजमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए, नहीं, आत्मरक्षा के लिए मारना चाहता था। तो भैया बाघ तुम्हें मारने थोड़े आ रहा था तुम्हारा घर, जो तुम आत्मरक्षा में मारोगे उसे, तुम तो ढूंढ ढूंढ के मार रहे हो बस इस बात के लिए कि एक भविष्यवक्ता ने तुम्हें तुम्हारी भविष्यवाणी कर दी है ना। कैसा राजा हो, मूर्ख राजा, है ना। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है कि सेल्फ, ऐसा वो मानता था, है ना, कि सेल्फ डिफेंस में बाघ को भी मारा जा सकता है। जस्टिफिकेशन इस बात पर करी जा सकती है ना, जस्टिफाई है ये, जस्टिफाई का मतलब उचित है एक तरीके से कि हाँ बाघ को मारना उचित है सेल्फ डिफेंस में, देख रहे हो। फिर अगला क्या है, हाउ डिड द महाराजा रिएक्ट आफ्टर किलिंग हिज फर्स्ट टाइगर, ये भी शायद क्वेश्चन रिपीटेड है कि फर्स्ट टाइगर को मारने के बाद महाराजा, देख लेना एक बार है कि नहीं, है ना। फर्स्ट टाइगर को मारने के बाद महाराजा का क्या रिएक्शन था, क्या वह पूरा बॉडी को डोनेट कर दिया था, बिल्कुल नहीं किया था। तो क्या किया था, ही क्राइड, क्या वह बहुत ज़्यादा रोया, खुशी के मारे पागल हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, ये भी नहीं होगा। ही इन्वाइटेड ब्रिटिश ऑफिसर, ऐसा भी नहीं। ही कॉल्ड द एस्ट्रोलॉजर, या फिर यहाँ रह सकता है ही सेंट फॉर द एस्ट्रोलॉजर, सेंट फॉर का मतलब बुला लेना, है ना, ऐसा भी हो सकता है। समन भी एक वर्ड होता है, वह भी हो सकता है। समन का मतलब किसी को बुला लेना, है ना। तो ही कॉल्ड द एस्ट्रोलॉजर, या फिर ही सेंट फॉर द एस्ट्रोलॉजर, या फिर ही समन्ड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष को बुला लिया था ना कि चलो देखो तुम भविष्यवाणी करने वाले बने हो, मैं अपना पहला शिकार कर लिया, है ना। तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर व्हाट मस्ट द महाराजा बी केयरफुल अबाउट, यहाँ बोल रहा है कि ज्योतिष के अनुसार महाराजा को किससे सावधान रहना चाहिए, 100वां टाइगर से, है कि नहीं, ये बात कही गई है स्टोरी में, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। फिर बोल रहा है व्हाट ह्यूमरस और एग्जैजरेटेड क्लेम डिड द एस्ट्रोलॉजर मेक, यहाँ पर बोल क्या रहा है जरा समझो कि ज्योतिष ने कौन सा ऐसे हास्यपूर्ण, ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यपूर्ण, एग्जैजरेटेड का मतलब बढ़ा चढ़ा करके ऐसा दावा किया। तो ज्योतिष ने कौन सा हास्यपूर्ण अतिशयोक्ति का दावा किया, ये सबसे बड़ा मजाक वाली बात हो जाती है, आयरॉनिकल बात हो जाती है ना, या फिर बढ़ा चढ़ा के कहने वाली बात हो जाती है कि देख लेना अगर तुम 100 में बाघ को भी मार दिए तो मैं एक बीमा का एजेंट बन जाऊंगा, यही वाली बात थी, है ना। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। वैसे देखोगे अगर अच्छे से पढ़ोगे तो ये सारा जो है ऑप्शन कट जाएगा। वैसे रेंजर बनने के बारे में थोड़े बोला था, साधु बनने के बारे में थोड़े कहानी में बोला है, और ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करेगा ऐसी भी बात नहीं कही गई है। तो जो ऑप्शन बचेगा वही करेक्ट आंसर होगा। तो कई बार चारों ऑप्शन को ध्यान से एग्जाम में पढ़ लेना, उसके बाद जवाब देना। हो सकता है तुम क्वेश्चन को पढ़ के ना भी समझो, लेकिन ऑप्शन को देख करके तुम समझ जाओगे कि इसका आंसर क्या है। इसलिए ऑप्शन को भी पढ़ना कई बार जरूरी है, सारे ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है। अगला बोल रहा है विच प्रोवर्ब डज द महाराजा रिकॉल टू जस्टिफाई हिज टाइगर हंटिंग, कि वो उचित ठहराने के लिए कि टाइगर के शिकार को उचित ठहराने के लिए महाराजा जो है वो कौन से मुहावरे को या फिर कहावत को याद करता है। मुहावरे नहीं, कहावत। मुहावरे के लिए अंग्रेजी में एक शब्द होता है, उसको बोलते हैं ईडियम। क्या बोलते हैं, ईडियम, है ना। और यहाँ पर प्रोवर्ब है यानी कि कहावत, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, समझेंगे कभी बाद में। यहाँ पर बोल रहा है माइट इज राइट, बल ही सही है, क्या इस चीज़ को बताने के लिए टाइगर की हंटिंग को सही ठहरा दिया, नहीं जी नहीं, बल है तो क्या करोगे, किसी को भी मार दोगे, हैं। फिर अगला क्या है, अ स्टीच इन द टाइम सेव्स 9, मतलब समय पर किया गया कार्य
9 परेशानियों से बचाता है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब हिंदी में भी इसका थोड़ा सा उल्टा मीनिंग दे दिया है। इसका मतलब है कि सही समय पर किया क्या जो काम है, हाँ सही मीनिंग है, सॉरी सही मीनिंग है। इस अंग्रेजी मुहावरे का अर्थ होता है कि सही समय पर किया गया काम जो है वह बहुत सारे परेशानियों से तुम्हें बचा सकता है ना। फिर अगला क्या बोला है, यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा में गाय को भी मारना उचित है। तो इसी चीज़ के बारे में जिक्र है कहानी में, तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर अगला कहावत क्या है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, साहसी को भाग्य का साथ मिलता है, बिल्कुल नहीं। ये सारे कहावत तो अपने जगह सही हैं, लेकिन कहानी के हिसाब में वो किस चीज़ को जस्टिफाई मानता है कि सेल्फ डिफेंस में यहाँ तक कि काव को भी मारा जा सकता है, तो इसी प्रोवर्ब को रिकॉल करता है, याद करता है ना। इसलिए बाघ को भी हम मार सकते हैं। जब काव को मतलब मारना जायज़ समझा गया है कहावत में, तो हम टाइगर को क्यों नहीं मार सकते। इसी चीज़ को राजा याद करते हुए यहाँ पर बोल रहा है कि हम टाइगर को मार सकते हैं, कोई गलत नहीं है ना, टाइगर को मारना गलत नहीं है, ऐसा राजा सोच रहा है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला बोल रहा है विच ऑफ दिस बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स डायलॉग। बोल रहा है कि ज्योतिष का जो डायलॉग है ना, डायलॉग मतलब जो आपस में वाद विवाद करते हैं, संवाद करते हैं, उसकी जो भाषा शैली का सबसे अच्छा वर्णन क्या है। भाषा शैली का क्या है इसका जरा समझो। क्या ट्रेजिक और इमोशनल है, मतलब कहने का है कि एस्ट्रोलॉजर जो अपना डायलॉग बोलता है वहाँ पर सबके सामने, उसका भाषा शैली क्या है ना, टोन क्या है, टोन किस लहजे में बात करता है। क्या दुखी होकर के भावुक होकर बोलता है, बिल्कुल नहीं। क्या बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और भक्तिपूर्ण के सेंस में बोलता है, ऐसा भी नहीं है कि गिड़गिड़ा के बोले, है ना। गिड़गिड़ा के अगर भक्तिपूर्ण के सेंस में बोलता है, वो राजा को डर के मारे बताता ही नहीं, लेकिन बहुत ही ड्रामेटिक यानी कि नाटकीय तरीके से बोला है, बहुत ही ह्यूमरस तरीके से बोला है। नहीं देखते, बोल रहा है कि अगर तुम 100 में टाइगर को भी मार दिए तो मैं अपनी चोटी तक कटवा लूँगा, मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। मतलब कि ह्यूमरस है उस बात में, है ना, ह्यूमर है, हास्य है ना, मजाक है, ताना है, तो ड्रामेटिक और यहाँ पर ह्यूमरस सेंस में बोला गया है ना, कोई साइंटिफिक और लॉजिकल नहीं है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर बोल रहा है व्हाट डिड द स्टेट ऑफ प्रतिबंधपुरम डिक्लेयर रिगार्डिंग टाइगर हंटिंग। टाइगर हंटिंग से संबंधित प्रतिबंधपुरम राज्य जो है वह बाघों को शिकार को लेकर के क्या कहता है, क्या घोषणा करता है, बताओ। तो घोषणा करता है टाइगर्स कुड बी हंटेड फ्रीली, क्या सब कोई उसका हंट कर सकता है टाइगर का, ऐसा नहीं किया था। ओनली ब्रिटिश ऑफिसर कुड हंट टाइगर, क्या केवल ब्रिटिश अधिकारी शिकार कर सकता है बाघों का, बिल्कुल नहीं। ओनली द महाराजा कुड हंट टाइगर्स, बिल्कुल ही सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और इसी खुशी में सारे टाइगर्स क्या करते हैं, सेलिब्रेट करने लगते हैं, है ना। बहुत ही मजे हैं चैप्टर में। फिर अगला क्या बोल रहा है जरा देखो। अगला बोल रहा है व्हाट पनिशमेंट वॉज अनाउंस्ड फॉर हार्मिंग अ टाइगर इन द स्टेट। बोल रहा राज्य में किसी बाघ को नुकसान पहुंचाने पर क्या सजा दी जाती थी। क्या बोला था राजा ने, क्या घोषणा करवाया था। घोषणा ये करवाया था कि अगर उस पर कोई क्या बोलते हैं एक स्टोन भी पेल्ट करे, यानी कि कोई स्टोन भी थ्रो करेगा उस पर, है ना, तो इतना समझ लो कि उसके सारे संपत्ति और धन को जब्त कर लिया जाएगा। तो देखो डेथ पेनाल्टी के बारे में नहीं बोला गया, कैद कर लेगा ऐसा भी नहीं बोला गया है, राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा ये भी नहीं बोला गया। कॉन्फिस्केशन ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, संपत्ति और धन की जब्त कर ली जाएगी, है ना। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना, तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला बोला है व्हाट वाज द महाराजास वाव रिगार्डिंग हिज रॉयल ड्यूटीज। वाव का मतलब होता है शपथ या फिर संकल्प। महाराजा ने अपने शाही कर्तव्यों के बारे में क्या संकल्प लिया, तो क्या लिया, टू बिल्ड अ टाइगर सेंचुरी, क्या वह एक बाघ का अभ्यारण्य बनाएगा। सेंचुरी का मतलब होता है जंगली जानवरों को रखने का एक जंगल, छोटा सा, है ना, घेर करके उसको रखा जाता है। तो क्या इसके बारे में वो अपना संकल्प लिया था, बिल्कुल नहीं। टू किल ऑल द ब्रिटिश ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर को मारने की बात नहीं कहा है। टू किल 100 टाइगर्स बिफोर अटेंडिंग टू अदर मैटर्स, मतलब दूसरे कार्यों में वह तभी भाग लेगा जब तक कि वह 100 टाइगर को मार नहीं देता, है कि नहीं। तो बहुत ही निठल्ला था, एक है ना, बहानेबाज था राजा ये। 10 साल में 70 बाघ को मार दिया था गधा के, फिर 100 टाइगर को कैसे कैसे मारता है शादी ब्याह करके, देखते हो। तो यहाँ पर क्या है उसका संकल्प कि हम दूसरे काम में तभी अटेंड करेंगे, मतलब हम दूसरे काम में तभी अटेंड करेंगे जब 100 टाइगर को मार गिराएंगे, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है देखो यहाँ पर क्या बोला है व्हाट डिफिकल्टी डिड द महाराजा समटाइम्स फेस ड्यूरिंग द हंट। शिकार के दौरान महाराजा को कभी कभी कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, तो पड़ा था क्या, उसका गन जो है वो टूट जाता था, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। द बुलेट मिस्ड एंड ही हैड टू फाइट
टाइगर्स बेयर हैंडेड, मतलब गोली कभी कभी चुक जाती थी और कभी कभी बाघों से नंगे हाथ उसको लड़ना पड़ता था, खाली हाथ। तो ये इस बात का जिक्र है ना, इसलिए बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला बोला है व्हाट वाज द ब्रिटिश ऑफिसर पर्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ। ब्रिटिश ऑफिसर किस चीज़ का शौकीन था, किस चीज़ का शौकीन था? हाथी पर सवारी करना? बिल्कुल नहीं जी। फोटोग्राफिक टाइगर्स अलाइव, मतलब जिंदा बाघों के साथ फोटो खिंचवाना? ऐसा भी नहीं था। वो गधे का यहाँ पर मजाक उड़ाया गया है कि मरे हुए बाघ के साथ फोटोग्राफ करने का, है ना, हंटिंग टाइगर्स एंड बीइंग फोटोग्राफ्ड विथ देम, बाघों का शिकार करना और उसके साथ फोटो खिंचवाना है उसका क्या था, शौक था। तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का शौकीन होना, ठीक है। जैसे तुम बोलते हो कि आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ टी या फिर आई एम फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी, मतलब मैं कॉफ़िन का शौकीन हूँ। तो इसी तरह से फॉन्ड ऑफ का अर्थ होता है शौकीन होना किसी चीज़ का। अगला क्या बोल रहा है जरा देखो, यहाँ बोल रहा है व्हाट ह्यूमरस ऑल्टरनेटिव डिड द महाराजा ऑफर द ब्रिटिश ऑफिसर इंस्टीड ऑफ टाइगर हंटिंग। देखो कितना मजा है इसमें। यहाँ पर बोल रहा है कि जब वो ब्रिटिश ऑफिसर आया था राजा के पास कि हमें हंटिंग करना है, फिर बोला कि नहीं हंटिंग तो आप नहीं कर सकते बाघों का, तो बोलता है अच्छा कम से कम फोटो खिंचवाने दो, तो बोलता है नहीं नहीं मारेंगे हम, क्रेडिट ले जाओगे तुम, हमें जमाने वालों को दिखाना कि हमने 100 टाइगर को मार गिराया है, फिर तुम क्रेडिट ले जाओगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो उसने क्या कहा कि इसके बदले तुम क्या कर सकते हो, तो मजाक उड़ाते हुए क्या कह रहा है ब्रिटिश ऑफिसर का कि देखो भैया इंस्टीड ऑफ टाइगर हंटिंग, मतलब टाइगर हंटिंग के बदले तुम किन किन चीज़ों का हंट कर सकते हो, मॉस्किटो का, अगर कहो तो मैं बोर हंटिंग का इंतजाम करा दूं यानी कि सुअरों का शिकार, कहो तो चूहों को मारने का इंतजाम करा दूं, या फिर चाहो तो मॉस्किटो का हंटिंग कर लो यानी इसका शिकार कर लो, लेकिन तुम टाइगर का शिकार मत करो, है कि नहीं। तो यही वाले मजाक वे में बोला गया है, ह्यूमरस वे में बोला गया है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो 50% क्वेश्चन आंसर मैं करवा दिया। अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे। तो चलिए आज भी मैं बहुत कुछ सिखा पाया, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपना फ़र्ज़ निभाना, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए। चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।